देखिए, श्याम सुंदर शर्मा ने माठ तहसील का तो विकास किया नहीं, पर अपना विकास जरूर कर लिया है। अपना विकास बहुत बढ़िया तरह से कर लिया। पता नहीं कौन सी आय के उनके साधन है, दिन रात तरक्की होती जा रही है, दिन रात जो पैसा उनके अंदर फूलता जा रहा है, अनेक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। माठ को तो बर्बाद करने का काम किया उन्होंने। माठ में किया क्या है? हाँ, योगी जी ने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 1 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, तो सबसे पहला मंत्रिमंडल में वही प्रस्ताव आया, किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ करने का काम हमने किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे। उनके सुपुत्र राजनीति में आए चौधरी अजीत सिंह जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था चुनाव में, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है एक गुंडा। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राधे चौधरी। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार यूपी के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के लिए क्या चुनौती है और बीजेपी इस बार जीत का क्या समीकरण रहेगा, और साथ में बात करेंगे माठ विधानसभा को लेकर, जिसके ये मूल निवासी भी हैं और वहाँ के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। जी बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की घंटी बज चुकी है। कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी। आज किसी भी प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो सबसे पहली आदमी की आवश्यकता मूल है, वो होती है शांति। आप बढ़िया पैसा कमा लें, बंगला खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, रोजगार के अच्छे साधन हो और आतंक का राज हो तो सब छीन ले जाएंगे। गुंडों का राज हो, माफिया का राज हो तो सब छीन लेंगे वो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है मेरी नजर में, वो काम है उत्तर प्रदेश को आज अमन के रास्ते पर लाए। आज माफिया उत्तर प्रदेश में आने में कांपता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है। आज बाहर का इन्वेस्टर आकर के उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग धंधा लगाना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है। ये माहौल हमने दिया है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में पहले था, 2017 से पहले भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, गुंडागर्दी होती थी, अपहरण होते थे, रात में रोड बंद हो जाते थे, रोड रॉबरी होती थी, बैंक लुटते थे, तो बड़ा अराजकता का, असमंजस की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर थी। आज उस बीमारू राज्य से निकाल करके योगी जी महाराज ने उसको उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। तो यही ये सब मुद्दे हैं और इन्हीं को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं और विजय श्री भारतीय जनता पार्टी की होगी। अखिलेश ने अभी ताजा बयान दिया कि कृष्ण भगवान उनके सपने में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव सपा ही जीतेगी। क्या कहेंगे? देखिए, वो ये भी कह रहे होंगे कि मेरा मंदिर भव्य बना दो। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक अपील करूंगा, ये निवेदन करूंगा उनको बारंबार प्रणाम करते हुए कि आप अखिलेश यादव जी, यदि आप भगवान कृष्ण के वंशज हो तो आइए हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ की नगरी को चमका दिया है, काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वहां के मंदिर को भव्य और दिव्य बना दिया है, उसी तर्ज पर भगवान कृष्ण भी इंतजार कर रहे हैं। उनका भी कल्याण होना बाकी है। तो आप आइए, आपको सपने में आगे ये भी कह रहे होंगे कि मेरे मंदिर की दुर्दशा है, वहां पर बहुत विवादित ढांचा खड़ा हुआ है। तो मैं तो कहूंगा अखिलेश जी से आइए, मंदिर का भव्य निर्माण करते हैं और मथुरा को विकास के रास्ते पे ले जाते। ये नहीं कहेंगे वो, ये नहीं कहेंगे। वो केवल वोट की राजनीति करते हैं। वो तुष्टिकरण की ये बोल देंगे तो उनका जो विशेष वोट है, एक विशेष वर्ग का जो वोट है, वो नाराज हो जाएगा। वो जिन्ना की बात करेंगे। आप देखिए कितने शर्म की बात है कि जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से। सरदार पटेल एक महान राष्ट्रभक्त, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लगा दिया। और आजादी के बाद भी जब देश आजाद हुआ है तो 500 550 से अधिक रियासतों को एक माला में पिरो करके भारत रूपी राष्ट्र के निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका सरदार पटेल की। और दूसरी तरफ जिन्ना, जिसने भारत मां के 2 टुकड़े करने का काम किया, 2 भुजाओं को काट दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तुलना आप दोनों की कर रहे हो, आपकी सोच, क्योंकि आपको वोट की राजनीति करनी है। तो अखिलेश यादव बेनकाब हो चुके हैं, उनको जनता नकारेगी। एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि सपा यादवों की पार्टी के साथ में एक विशेष वर्गी भी, लेकिन इस बार उन्होंने रालोद से गठबंधन करके जाटों को भी अपने साथ मिलाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखते हुए क्या चुनावी रणनीति है? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे। उनके सुपुत्र राजनीति में आए चौधरी अजीत सिंह जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था चुनाव में, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है एक गुंडा। तो अजीत सिंह जी कहते थे, चौधरी जयंत सिंह जी के पिताजी,
कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा लगा है उसमें कोई गुंडा है, तो आज तो जयंत चौधरी सपा के झंडे वाली गाड़ी में बैठ गए, तो हम उनको क्या समझें? ये मेरा प्रश्न है। ये विशुद्ध रूप से अवसरवादिता है। आप देखिए 2012 में मुलायम सिंह जी ने संघर्ष करके मायावती को सत्ता से उखाड़ करके फेंका और समाजवादी पार्टी जीत करके आई। वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने अपने बेटे को ला करके ताजपोशी कर दी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। 2014 का चुनाव हुआ देश की सबसे बड़ी पंचायत का, भारतीय जनता पार्टी जीती। 2017 भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 भारतीय जनता पार्टी जीती। 2021 पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। और अलग अलग प्रयोग किए हर बार। 2017 में राहुल गांधी को साइकिल के कैरियर पे बैठ करके घुमा रहे थे। 2019 में सपा, बसपा, आरएलडी सबने गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ करके देख लिया है, परिणाम आपके सामने है। तो ये जनता जानती है कि इनका मकसद केवल एक है, किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज होकर के सत्ता की मलाई को चाटना। ये इनका अंदर सेवा का भाव नहीं है। जनता इनको नकार रही है और नकारती ही रहेगी। प्रियंका भी इस बार चुनाव में ताल ठोक रही हैं। वो साफ तौर पर कह रही है कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं से लगातार संवाद कर रही हैं। 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही हैं। फिर महिलाएं उनके साथ जोड़ेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कोई भी राजनीतिक दल काम करता है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और गांधी जी तो कह गए थे देश को आजाद होने के बाद कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो वो काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं। गांधी जी के सच्चे अनुयायी वो नजर आ रहे हैं। कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस की क्या हालत है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कहीं कोई जिले में कार्यकारिणी नहीं है, महानगर में कार्यकारिणी नहीं है, ब्लॉकों में कोई समिति नहीं है, बूथ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है। हवा में चुनाव लड़ेंगी। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो उसका अपना एक नेटवर्क होता है, उसकी फॉलोइंग होती है, उसका कैडर होता है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे भी 21 लोगों की कार्यकारिणी है। उसके दम पर हम कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो इनका कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो शून्य में है। कांग्रेस शून्य, शून्य से जो भी जोड़ोगे, जो भी घटाओगे, परिणाम शून्य ही आने वाला है। अब की बार केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश आए हैं। वो कह रहे हैं कि सपा ने कब्रिस्तान बनवाया, भाजपा ने शमशान, और जितनी भी कोरोना काल में सारी लाशें शमशान भेज दी। इसको लेकर केजरीवाल तो कहते थे अयोध्या के मंदिर, भगवान राम का मंदिर जो हमारे आस्था का प्रश्न है, हमारे आराध्य हैं भगवान राम, कहते थे वहां तो हॉस्पिटल बना देना चाहिए। आज वहां जाकर के वो माथा टेक रहे हैं, वहां जाकर के प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दे दिया तो वो गिरगिट हैं। कब क्या निर्णय उनका होगा कोई नहीं जानता है। वो पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में सब श्रेष्ठ बताना शुरू कर देंगे, उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड को श्रेष्ठ बताना शुरू कर देंगे, यूपी जाएंगे तो यूपी को श्रेष्ठ बताना शुरू कर देंगे। उनका भी कोई आधार नहीं है, खत्म है। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। कोरोना में सबसे ज्यादा दिल्ली के लोग ही करा रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा बोलबाला तो दिल्ली के अंदर ही है। देखा पानी में किस तरह से दिल्ली डूब गई थी बरसात के समय पे। ये दिल्ली को तोहफा उन्होंने दिया है। यूपी के लोग बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं। यहाँ उनकी कोई किसी प्रकार की स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन इस बार वो फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करें तो सपा बात कर रही है, और बात कह रहे हैं कि जो फ्री का फार्मूला है वो केवल केजरीवाल के पास है और कोई फ्री में कोई चीज नहीं दे सकता, लेकिन मैं दे सकता हूँ। देखिए ये सब चुनावी स्टंट हैं। पहले वादा किया था उन्होंने, अखिलेश यादव ने, कि 50,000 तक के किसानों के कर्जे माफ करेंगे। किए क्या? पुराना हिसाब दे दो ना। आप तो शमशान घाट बनवा रहे थे, आप तो बनवा रहे थे हज हाउस, आप तो मुसलमानों की बेटियों को हाई स्कूल पास करने पे 30,000 दे रहे थे। हिंदू की तड़पड़ाती घूम रही थी, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। ये तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे, ये कुछ नहीं देंगे। हाँ, योगी जी ने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 1 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। तो सबसे पहला मंत्रिमंडल में वही प्रस्ताव आया, किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ करने का काम हमने किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक बयान ओवैसी का भी आया है, उसने कहा कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद तुमको कौन बचाएगा। इस बयान को इस तरह से देखते हैं। देखिए ओवैसी का एकमात्र एजेंडा है गजवाए हिंद। वो इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। विशुद्ध रूप से एक धर्म विशेष के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर, उन्हें देश से मतलब नहीं है। उन्हें भारत माता जिंदाबाद बोलने में प्रॉब्लम होती है, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है। जब पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम होता है तो ओवैसी बाहर आ जाता है। जनगणमन होता है तो ओवैसी वहां खड़े होकर जनगणमन नहीं करता है। जिसका इस भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है, कोई आस्था नहीं है, वो देश विरोधी लोग है, आदमी है, देशद्रोही है। वो केवल जहर फैलाना चाहते हैं और मुसलमानों के बीच अपने आप को स्थापित करके मुसलमानों की पार्टी
ओवैसी की पार्टी ये है, इसी एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में वो एक अलगाववाद का बीज देश के अंदर बोने की कोशिश कर रहे हैं। उसका परिणाम यदि वो सफल होते हैं तो हमें भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्च विधानसभा की। अगर मार्च विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के लिए अभी तक अवैध किला रहा है मार्च। इस बार क्या समीकरण आएंगे मार्च में? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्च में हम लोग कभी भी दूसरे नंबर पे भी नहीं आए। हमारे लिए मार्च विधानसभा चुनौती है। 2017 में जबरदस्त लहर भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उस समय भी हम तीसरे नंबर पे थे। हमने अपनी कमजोरियों को बारीकी से देखा है। हमारे घर में कहाँ कमजोरी थी, हमारे काम में कहाँ कमजोरी थी, उस कमजोरी को दूर करके हमने काम किया है। योगी जी की सरकार ने मार्ट को विशेष तौर से ध्यान दिया है और पूरे मार्ट में काम किया है। हम लोगों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। आज किसी गांव में चले जाओ, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। विद्युतीकरण का काम किया है, सोलर लाइट लगाने का काम किया है, हैंडपंप लगाने का काम किया, पानी की टंकी लगाने का काम किया, सीसी रोड बनाने का काम किया, रोडों का जाल बिछाया है। अनेक योजनाएं जो हैं वो मूर्त रूप से कैसे जमीन पर लागू हैं उसकी हमने चिंता की है और हमारा लक्ष्य मार्ट है। और मैं कहता हूं मथुरा जिले में सबसे अधिक वोटों से यदि कोई विधानसभा हम जीतेंगे तो वो मार्ट होगी। लेकिन सबसे पहली चुनौती मार्च से 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा है। जनता उन्हें 8 बार से लगातार जिता रही है, तो उनको किस तरह से टक्कर दे पाएगी भाजपा? देखिए, उसको दो नजरिए से हमें देखना चाहिए। 2 चुनाव ऐसे हुए जो नए परिसीमन में हुए। उससे पहले यदि समीकरण देखेंगे तो अलग था। 6 बार जो विधानसभा वो जीते जब अलग प्रकार का समीकरण था। नए परिसीमन में नया एरिया कुछ जोड़ा मार्ट के अंदर, कुछ हमारा एरिया जमुना पार का निकल गया, नया समीकरण हुआ। तो पहला ही चुनाव हार गए थे वो। 2012 का नया समीकरण हुआ है तो बुरी तरह से पराजित हुआ श्याम सुंदर शर्मा। हुए नहीं हुए ये। उसके बाद दुर्भाग्य रहा कि जो जीत करके आए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज भी करा रही है मार्ट की जनता, इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उन्हें बसपा का साथ मिला तो जीत गए। फिर 2017 का चुनाव हुआ तो उसमें भी वोट बंटने का काम हुआ और जैसे तैसे करके एक्सीडेंटल विधायक हैं वो। 400 वोट से 432 वोट से वो जीत गए। आज प्रधान भी 2,500-3 हजार से जीत रहे हैं। वो 400 वोट से विधायक बने पर 65,400 पा करके वो विधायक हैं। और उनके खिलाफ जो वोट पड़ा है वो 1,40,000 समथिंग वोट पड़ा है। वो 1,40,000 जो विरोध में वोट पड़ा है उसके मन में पीड़ा है कि किसी भी तरह से इस आदमी को की बात पराजित करना है और उनके खिलाफ जबरदस्त दुर्वीकरण के साथ वोट पड़ेगा और बुरी तरह से वो पराजित होंगे। श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि मार्ट तहसील में जितना विकास हुआ उतना विकास मथुरा की 5 विधानसभा किसी विधानसभा में नहीं हुआ। देखिए, श्याम सुंदर शर्मा ने मार्ट तहसील का तो विकास किया नहीं पर अपना विकास जरूर कर लिया है। अपना विकास बहुत बढ़िया तरह से कर लिया। पता नहीं कौन सी आय के उनके साधन है, दिन रात तरक्की होती जा रही है। दिन रात जो पैसा उनके अंदर फूलता जा रहा है, अनेक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। मार्ट को तो बर्बाद करने का काम किया उन्होंने। मार्ट में किया क्या है? मुझे कोई एक हॉस्पिटल बताओगे जो मार्ट में उन्होंने बनवाया हो? मुझे कोई एक राजकीय विद्यालय बताओगे जो उन्होंने बनवाया हो? कहीं कोई कन्या विद्यालय बनवाया हो, कोई पॉलिटेक्निक निर्माण कराया हो, कहीं कोई ITI बनवाया हो? अरे कुछ तो किया होगा आपने। आप 31-32 साल से जिस क्षेत्र के MLA हो वहां बर्बादी है। जितना भी काम किया हम लोगों ने किया है, नहीं तो कुछ नहीं था। वहां सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र तो वही है। वो तो बर्बाद करने वाले हैं, वो क्या विकास करेंगे? और दूसरी चुनौती की अगर बात की जाए तो सपा और रालोद का गठबंधन, कोई मार्च जाट बाहुल्य क्षेत्र देखा जाता है, तो दोनों गठबंधन को किस तरह से आप टक्कर देंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सब जातियां उसको वोट देती हैं। सपा का तो कोई आधार यहां है नहीं और राष्ट्रीय लोकदल एक जाति के पीछे चलने वाली पार्टी है। सब जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने वाली नहीं है। सरकार तो बनेगी अखिलेश यादव की। ये जाएंगे तो वहां अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव की सरकार चाहते नहीं है लोग, तो वोट बीजेपी को देंगे। जिस समाज के ऊपर ये दम भर रहे हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मार्च में जीतेगी। इस बार अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या रोड मैप रहेगा आपके बेटा? देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वो लड़ती है विकास के ऊपर, जो उन्होंने काम किया है। जिस तरह से आज मार्ट विकास के रास्ते पे जा रहा है, रोड का निर्माण हुआ है। आज आप देखिए मार्ट के अंदर जाइए, नौझील के अंदर जाइए, कितने भव्य और दिव्य ये रोडवेज के बस स्टैंड बन करके तैयार हैं। गांव गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है। जहां हम पहुंच नहीं सकते थे वहां सड़कें पहुंच रही हैं। फ्री में राशन मिल रहा है लोगों को। किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन सबको लेकर के हम जाएंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे।
जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश चौधरी। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार मार्च में भाजपा अपनी जीत का परचम लहराएगी। माथु शर्मा, DK न्यूज, मथुरा।